नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, देखो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है बच्चे। कहता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। कहता है कि आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कहने का मतलब ये है बच्चे यहां पे कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, प्रोपगेट होने का मतलब किस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो देखो आप जानते हो, क्या जानते हो बच्चे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, ठीक है, जब भी आपका चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड रहता है तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होता है। जैसे सन से जो लाइट आ रहा है हम लोग को, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। गामा रे जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आपका रेडियो वेव जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो वो किससे बना होता है बच्चे, वो बना होता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। और आप जानते हो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मतलब आपका रेडिएशन जो है, रेडिएशन कहने का सेंस यहां पे ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो आपका इसका जो प्रोपगेशन है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन है, क्लियर है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है बच्चे, क्लियर है। तो किस तरीके से होगा, देखो अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले ले हम लोग, E क्रॉस B, एक्चुअली में E क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा डी। देखो यहां पे सावधान रहने की जरूरत है बच्चे, ये B क्रॉस E के पैरेलल नहीं होता है, ये आपको E क्रॉस B के पैरेलल होता है। ये यहां पे याद रखो, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पहले आएगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तब जो डायरेक्शन बनेगा उस डायरेक्शन में आपको प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती होने का चांसेस है बच्चे, ये सिर्फ याद रखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यहां पे सावधान रहने वाली बात यह है कि आपको परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन B क्रॉस E नहीं होगा बच्चे, ये E क्रॉस B होगा। उस लिहाज से आपका ऑप्शन ये रहेगा और आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देकर के पढ़ना है। देखो नेक्स्ट आपका क्या है बच्चे, कहता वोल्ट मीटर मेजर्स। वोल्ट मीटर क्या चीज को मेजर करता है, ठीक है, मेजर करना मीन्स उसको नापना। तो वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है बच्चे, ये तो सब जानते हो, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट मीटर से नापते हैं। ठीक है, देखो आपका वोल्ट मीटर जो है बच्चे, वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हो आप, तो पोटेंशियल को मेजर करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फिर यही पे क्वेश्चन होगा अमीटर से। अमीटर से क्या मेजर करते हो बच्चे, तो अमीटर से हम लोग मेजर करते हैं करंट को। ठीक है, फिर है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से भी आप वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को ही आप मेजर करते हो बच्चे। ठीक है, मतलब वोल्टेज को ही मेजर करते हो, यहां से भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस को ही आप मेजर करते हो। लेकिन ये आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन मतलब कि आपका रिजल्ट देता है। वोल्ट मीटर में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हम लोग लेते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पोटेंशियोमीटर को कैरी करना आपको, ये काफी बल्कि डिवाइस होता है तो इसको कैरी करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये बहुत सिंपल डिवाइस होता है तो इसको कैरी करना आपके लिए बहुत इजी होता है। क्लियर है बच्चों, ये सारी बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंस होता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी पूछा जा सकता है बच्चे, और आप उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन बना देगा, तो आपको ये सब बात ध्यान रखना है। देखो कहता है वैल्यू ऑफ 1/4πε0। ये तो कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े थे बच्चे, जो आपका पहला टॉपिक कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इसी को हम लोग देखे थे कि आपका वैल्यू ऑफ ε0 मतलब 1/4πε0 का जो वैल्यू हो जाता है ये कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर।
क्लियर है बच्चों कि इसमें जो आपका हो जाएगा ऑप्शन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हो सकता है कभी कभी आपसे इप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू पूछ लो, इसको बोलते हैं हम लोग इप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं बच्चे इसको हम लोग? इप्सिलॉन नॉट। इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है? तो इसका वैल्यू होता है बच्चे 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो यहां पे थोड़ा ध्यान देना बच्चे, आपको देखो यूनिट में भी आपको इधर उधर कर सकता है, तो यूनिट को भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लो। ये सारा जो आपका कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन को क्या हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16 का जो आपका ऑप्शन है ये क्या आ गया बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो आप देख करके बता सकते हो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स में रिलेशन पूछ रहा है। ये तो डेफिनेशन ही था बच्चे, मैं आपको क्लास में भी कई बार इसको डिस्कस किया था कि ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दोगे क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। ये तो डेफिनेशन ही बच्चे, ठीक है। E इक्वल टू क्या है? ये है आपका F डिवाइडेड बाय Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए रेशियो ऑफ फोर्स बाय चार्ज। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा बच्चे 17। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू। देखो ये सब तो एकदम डेफिनेशन पे बेस्ड है बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानते हो तुम, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, और ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और आप जानते हो कि आपका पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड है किससे? कंजर्वेटिव फोर्स से। क्लियर है? सॉरी, कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन होता है उससे रिलेटेड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका क्या है कि वर्क डन बाय चार्ज जो है ये भी आपका पोटेंशियल है। कहीं आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है ये आपको वर्क से रिलेटेड है। और कैसा वर्क बचे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये वर्क डन बाय चार्ज हो जाएगा। तो देखो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखो हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज। कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का SI यूनिट क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है तुमको याद होगा, डाई मीन्स टू, क्लियर है, और पोल मीन्स पोलरिटी। तो कहता है क्या, हम लोग पढ़े थे बच्चे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। हमारा क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्लियर है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग क्या से डिनोट करते थे? याद होगा आपको, हम लोग इसको P से डिनोट करते थे। और P इक्वल टू क्या होता था बच्चे? ये होता था आपको Q इंटू D। याद करो Q क्या था आपका कि अगर माइनस चार्ज और इक्वल प्लस चार्ज कुछ सेपरेशन से, सपोज को डी सेपरेशन से अगर सेपरेटेड रहता था तो उस केस में इसका जो डायपोल मोमेंट का वैल्यू होता था ये होता था आपका प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डी। क्लियर है? तो आपका P इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? Q इंटू डी। और इसका डायरेक्शन क्या होता था बच्चे कि आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ये हम लोग जानते हैं। तो अब देखो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा बच्चे? कूलम हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो SI यूनिट ऑफ P जो हो जाएगा, ठीक है, मतलब P कहने का सेंस ये है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये हो जाएगा आपको बच्चे कूलम मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। तो देखो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है
ये क्या है बच्चे आपका कूलम्ब मीटर इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लिए बच्चे, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे कहता 1 फैरेड इज इक्वल टू। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फैरेड है क्या बच्चे। तो आपको मैं बताया था कैपेसिटर के बारे में, ठीक है, कैपेसिटर के बारे में बताया था बच्चे। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रख सकते हैं। तो कैपेसिटर के कैपेसिटी को मेजर करने के लिए आपको क्या आता है? कैपेसिटेंस आता है। तो कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या है बच्चे? कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट है आपको फैरेड। क्लियर है? कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या है? फैरेड। फैरेड इज एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब देखो यहां पे हमारा क्या है बच्चे, हम लोग पढ़े थे Q इक्वल टू हमारा होता है CV। Q हमारा है चार्ज बच्चे, C हमारा है कैपेसिटेंस और V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहता है C इक्वल टू क्या आ गया? C इक्वल टू आ गया बच्चे Q बाय C इक्वल टू क्या आ गया बच्चे? Q बाय V। तो देखो कहता है वन फैरेड। क्लियर है? 1 फैरेड। 1 फैरेड करने का सेंस क्या है? कैपेसिटर का वैल्यू 1 यूनिट होना चाहिए बच्चे। तो 1 यूनिट कब हो सकता है? जबकि चार्ज भी 1 यूनिट हो जाए और आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 यूनिट हो जाए। तो कहने का मतलब है कि 1 फैरेड का सेंस हो जाएगा यहां पे बच्चे। 1 फैरेड का सेंस क्या हो जाएगा कि चार्ज आपको 1 कूलम्ब हो जाए और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाए? 1 वोल्ट हो जाए। तो 1 कूलम्ब बाय 1 वोल्ट। अब देखो कौन सा ऑप्शन आपका है बच्चे। तो 1 कूलम्ब पर वोल्ट। तो 1 कूलम्ब पर वोल्ट इज द राइट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। कहता पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज। देखो अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था कि हमारा कैपेसिटर में हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। तो कहता है एनर्जी को स्टोर करके जो आप रखिएगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना आप स्टोर कर सकते हैं जब आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो इसके लिए तो फॉर्मूला ही था बच्चे कि अगर सपोज करो हमारा क्या है, ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू C है। अगर ये एक ऐसे बैटरी से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगा, इसके पॉजिटिव प्लेट पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा, और एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा आपको? तो ये होता है हाफ CV²। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ CV²। क्लियर बच्चे? अब देख लो इसके अकॉर्डिंग 1/2 CV², 1/2 CV², ये हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेसिस्टेंस। अच्छा, कि अगर रेसिस्टेंस को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो क्या चीज सेम रहेगा? तो बहुत सिंपल है बच्चे। देखो जिस टाइम में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पर उस टाइम में देखे थे कि अगर आपका सीरीज में कनेक्टेड रहता है, क्या चीज बच्चे, कि अगर रेसिस्टर आपका सीरीज में कनेक्टेड रहता है, जैसे सपोज करो ये आपका R1 रेसिस्टर है, क्लियर बच्चे, और अगर ये R2 रेसिस्टर है और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो उस केस में इससे जो करंट पास करेगा उस करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये तो हम लोग 10th क्लास से पढ़ते हैं कि अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करे बच्चे तो सीरीज में होगा, ठीक है। अगर सीरीज कनेक्शन हो जाए तो उस केस में करंट क्या रहना चाहिए? दोनों रेसिस्टर में करंट सेम रहना चाहिए, करंट शुड बी सेम। लेकिन अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो जाए बच्चे, जैसे 2 रेसिस्टर है हमारे पास R1 और R2, ये सपोज करो R1 रेसिस्टर है, ये आपका R2 रेसिस्टर है, और ये दोनों पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो उस केस में क्या होगा? दोनों के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे इसके मतलब R1 के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अलोंग होना चाहिए? आपको R2 के अलोंग भी होना चाहिए। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर क्योंकि ये आपको पैरेलल पूछ दिया तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको सीरीज पूछे। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होना चाहिए? करंट सेम होना चाहिए। पैरेलल कनेक्शन में क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा बच्चे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम
इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेसिस्टर, कहता पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, बोथ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, नन ऑफ अबव। तो ये तो बहुत आसान है बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए आपको, सेम होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे, कहता है 1 हेनरी इज इक्वल टू, देखो आपका इंडक्टर होता है बच्चे, आपको याद होगा कि इंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, हेनरी है। ठीक है, इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या है बच्चे, हेनरी है। अब क्या है 1 हेनरी इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 1 हेनरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा मिली में ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप जानते हो कि 1 हेनरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिली कितना 10⁻³ होता है, तो अगर 10⁻³ से प्लस से मल्टीप्लाई करने का तभी तो होगा, तो हमारा क्या होगा 10⁻³ मिली हेनरी इक्वल टू 1 हेनरी। क्यों भाई, क्योंकि मिली का मतलब 10⁻⁻1, अगर इसको कन्वर्ट करें हम लोग तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ क्लियर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये आपको पावर 0 हो जाएगा, किसी चीज पावर 0 होने का सेंस क्या है बच्चे, 1 है। इसका मतलब क्या है कि आपका 10⁻³ मिली हेनरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हेनरी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 था बच्चे। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस तरह का 10 सेट लेकर के आऊंगा, आपके पास जो भी 2-3 दिन टाइम है उसमें आप इसको कर जाइए। ठीक है, आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कहता रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो देखो 2 टाइम होता है। ठीक है, एक होता है बच्चे हाफ टाइम पीरियड, क्या होता है, एक होता है टी हाफ, इसको बोलते हैं टी हाफ को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम पीरियड, इसको बोला जाता है बच्चे हाफ लाइफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। क्लियर है, तो टी हाफ का वैल्यू होता है बच्चे 0.693 बाय लेमडा, लेमडा को बोलते हैं डीके कांस्टेंट, और दूसरा होता है बच्चे एवरेज लाइफ टाइम, दूसरा होता है आपको एवरेज लाइफ टाइम। क्लियर बच्चे, इसको हम लोग टी ए से डिनोट करते हैं, तो ये टी एवरेज जो होता है ये होता है 1 बाय लेमडा। क्लियर है, तो देखो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बच्चे, तो टी एवरेज जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 बाय लेमडा। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग किए थे। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कहता इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। ठीक है, तो देखो चेक कर लो, चेक कर लो बच्चे, तो देखो आपका जो पहला ऑप्शन है यही करेक्ट है, क्योंकि आपका क्या है 1100। क्लियर बच्चे, ये आपको बाइनरी में है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा बच्चे, देखो 1 बेस 2 लो, इसको आगे कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, इस पावर 3 कर दो, प्लस 1 इंटू इसके आगे कितना डिजिट है बच्चे, 2 डिजिट है, प्लस आपको बाद में तो 0 इंटू 2 पे पावर 1 प्लस हो जाएगा 0 इंटू 2 पावर 0। तो देखो यहां से क्या आ गया बच्चे 8, प्लस यहां से क्या आ गया 4, और ये दोनों टर्म तो आपको 0 ही हो जाएगा, तो ये आ गया 12। क्लियर है, तो ये आपका क्या जो डेसिमल सिस्टम में क्या हो जाएगा बच्चे, आपको यही हो जाएगा। तो आपका पहला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट है, ये तो मैं आप बता भी चुका हूं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन का मैं अभी जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका मैं जस्ट पहले डिस्कशन किया था। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फंडामेंटल गेट्स। कहता फंडामेंटल किसको कहते हैं बच्चे, सबसे जो स्मॉलेस्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। तो कहता कौन कौन सा गेट है जो फंडामेंटल है, तो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये तीनों क्या है फंडामेंटल है। बाकी जितना भी गेट है इसी तीनों फंडामेंटल गेट से मिलके बना है। तो देखो इसके लिहाज से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज्ड। कहता कौन सा पार्टिकल है जो चार्ज नहीं है बच्चे। तो देखो आप तो जानते ही हो बच्चे कि आपका फोटोन है। फोटोन क्या है, अभी जस्ट हम लोग फोटोन के बारे में बात किए थे कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। तो देखो आपका फोटोन जो है ये लाइट का पार्टिकल है बच्चे।
तो लाइट जो आपको आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आ रहा है, क्या उससे आपको झटका लगता है? झटका तो नहीं लगता है। तो फोटोन जो है ये चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका है बच्चे अल्फा पार्टिकल। तो आप जानते हो कि अल्फा पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, 4 यूनिट मास होता है। नेक्स्ट आपको बीटा पार्टिकल बच्चे, बीटा आपको 2 टाइप का, बीटा पॉजिटिव भी होता है, बीटा निगेटिव भी होता है। तो आपको इस पे -1 यूनिट निगेटिव चार्ज और 0 इसका ये हो सकता है, या नहीं तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 0 इसका मास नंबर हो सकता है बच्चे। नेक्स्ट है आपको इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, और मास तो इसका बहुत कम होता है, लगभग बीटा पार्टिकल के आसपास ही होता है, और मास नंबर का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 होता है, क्योंकि मास नंबर आपको प्रोटॉन को मिलता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग 35 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले जो इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम लोग अगले 35 क्वेश्चन को और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 तक हो चुका है अपना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 का, द वैल्यू ऑफ येलो कलर इन द कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस इज। तो कार्बन रेसिस्टेंस के कलर कोडिंग हम लोग पढ़े थे बच्चे, ठीक है। तो आपका क्या है कि आपका जो एक रेसिस्टर जो मार्केट में अवेलेबल रहता है, उसके वैल्यू को हम लोग कलर कोडिंग से पहचानते हैं। तो देखो आपका 3 इस तरह से होता है। एक होता है किसके लिए, ये 3 डिजिट को बताता है, आपका ये पहला और दूसरा डिजिट को बताता है। तीसरा जो होता है ये मल्टीप्लायर को बताता है, और चौथा जो है बच्चे ये इसके हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कितना रेसिस्ट ये है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखो आपका हम लोग का क्या था बच्चे, विब गयोर था। क्या था? विब गयोर नहीं, बीबी रॉय। क्लियर है बच्चे? तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, और डिजिट जो शुरू होता था 0 से शुरू होता, 0 1 2 3 4। तो आपको येलो तक ही पहुंचना था, आगे भी है बच्चे। तो हम लोग को 4 जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा आपको कार्बन रेसिस्टेंस का वैल्यू। अब कहता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बहुत सिंपल है बच्चे, रिलेटिव परमिटिविटी किसको कहते थे? तो याद करो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों का जो रेशियो था उसी को हम लोग क्या बोलते थे बच्चे, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आपका रिलेटिव परमिटिविटी जो है ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों का जो रेशियो है इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसके लिहाज से देखो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 29 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं बच्चे, नेक्स्ट कहता है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज q इज। कि अगर आपका कोई q आपका पॉजिटिव चार्ज है बच्चे, इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चे, हम लोग जानते हैं ये होता है 1/4πε0 q/r। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन का भी यहाँ कोई झंझट है नहीं। तो इसके लिहाज से इसका भी ऑप्शन हो जाएगा बच्चे हमको ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखो कहता सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू। ये तो बहुत आसान है बच्चे, कि अगर सपोज करो आपका कोई कंडक्टर है, तो हम लोग जानते हैं कंडक्टर के सरफेस पे ही चार्ज होगा। कंडक्टर के अंदर में चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इसके अंदर में चार्ज भी नहीं हो सकता है। तो आपको कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब ये है बच्चे कि चार्ज पर यूनिट एरिया। नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि डेंसिटी का मीन्स होता है पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन ऐसा नहीं बच्चे। अगर आपसे लीनियर डेंसिटी पूछेगा तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। अगर आपसे एरियल डेंसिटी पूछेगा या सरफेस डेंसिटी पूछेगा तो चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा। अगर आपको वॉल्यूम डेंसिटी पूछेगा तो उस केस में आपका क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा बच्चे, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। यहां पे जो आपको इसको सिग्मा कहते हैं, ये जगह Q/A बच्चे, A एरिया है, Q चार्ज है। तो इसके लिहाज से हमारा ऑप्शन क्या होगा, हम लोग देखते हैं बच्चे। तो चार्ज बाय एरिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चे हमको, ये हो जाएगा हमको टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पहले का टिक लगा हुआ है बच्चे, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, कहता है वाटर का डायरेक्टिव कांस्टेंट कितना होगा बच्चे, तो हम लोग जानते हैं कि आपका जो वैक्यूम है, वैक्यूम का डायरेक्टिव कांस्टेंट होता है 1, और आपका वाटर का हो जाता है बच्चे 80, और अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर का हो जाता है इन्फिनिटी। क्लियर है, ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि फिर से बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर इज। देखो चूंकि आप जानते हो कि अर्थ को हम लोग मानते हैं कि अर्थ का जो है एक लेयर है, दूसरा लेयर हमारा क्या इन्फिनिटी पे है बच्चे, तो वैसे केस में इसको हम लोग वन सरफेस वाला स्फीयर मान के चलते हैं। क्लियर है, तो इसके कैपेसिटेंस का जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, उसका वैल्यू हो जाएगा बच्चे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये जो हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ सरफेस। तो उम्मीद है ये सीरीज आपको अच्छा लगा होगा बच्चे। आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 34 से आएंगे लेकर के और 70 तक। ये जितना भी क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूं, ये सारा क्वेश्चन 2021 में आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको रिपीट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जो भी बच्चे इस बार 12th में हो, जो इस बार बोर्ड के एग्जाम में अपियर होने के लिए जा रहे हो, मेरा आप लोगों से एक बार निवेदन है कि आप इसको एक बार देख लो और इसको आप दिमाग में रखने का कोशिश करो। साथ ही साथ जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको इसी सेशन का, उसको भी आप देखो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।